Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter basis of accounting. अब अभी तक हमने मीनिंग पढ़ा अकाउंटिंग का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस, एडवांटेज. ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे बेसिस. किन बेसिस पे ये डिपेंड करता है. तो देखिए, सबसे पहले द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनक्योर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करना. किस पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उस किसी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया है. प्रॉफिट अर्न और लॉस इनक्योर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड आइदर. अब ये किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं इसके. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे और एक्यूरल और मर्सेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, यानी कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप्स के हैं हमारे, 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि अपने नाम से ही पता चलता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीन्स क्या है कि इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कैश आया हो या कैश गया हो. जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर नहीं आती. तो देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड. चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो चाहे वो पेड हुआ हो, कैश का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. कैश ट्रांजेक्शन्स मस्ट है इसमें. इट मीन्स रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश. Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. यानी कि रिवेन्यू यानी कोई सेल्स होगी वो जब ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे जब वो कैश में हुई हो. कोई एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उन्हें पेड किया हो. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम्स एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस. यदि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को हम माइनस कर दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें जो है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है. दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्योर्ड इनकम्स आर नॉट कंसीडर्ड. तो जब हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ को छोड़ देना होता है. आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम नहीं लेते. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गई हो वो भी हम इसके अंदर काउंटेड नहीं करते. या एक्योर्ड इनकम, जो इनकम हमें अभी रिसीव्ड नहीं हुई है वो भी हम इसके अंदर कंसीडर्ड नहीं करते हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इन कैश ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट का, जो कहाँ हमारा प्रिपेयर होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से नहीं खोली गई होती. जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब इसके अंदर हमारे आते हैं. अब ये पीछे हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का हमारा क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहली बात, इट इज़ अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्योर्ड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड. ये करने का प्रोसेस क्या है, एक सिंपल तरीका है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होते हैं. This approach is more objective as very few estimates and judgment are required. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ हमें कुछ ही एस्टिमेट्स होते हैं और जजमेंट जो है रिक्वायर्ड होता है उन्हीं एस्टिमेट्स के बेसिस पे, वहाँ पे इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ होता है. दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस. ये किस एंटरप्राइज में सुटेबल है, जिसमें जो है हमारा सारे ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस पे, मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैश बेसिस पे हो. अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. तो क्या है डिसएडवांटेज, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. ये जो है सही जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस की गणना नहीं कर पाता. क्यों,
क्योंकि हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, एडजस्टमेंट तो होते ही नहीं है, तो इसलिए जो है इससे हमें ट्रू और फेयर जो है प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाता। इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट। दिस सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर्स। क्योंकि ये कैपिटल और रिवेन्यू के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता उन आइटम्स के बीच में, इसलिए 2 साल के प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी हम इसके थ्रू पता नहीं लगा। देखिए इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ ₹3,90,000। अशोक ने कितनी कैश सेल्स की है, 3,90,000 की। एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,60,000। क्रेडिट सेल्स कितनी की है, 1,60,000, यानी कैश कितना मिला है, 3,90,000 और क्रेडिट वाला 1,60,000 उधार में। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर ₹2,70,000। उसके ईयर के एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 80,000 उसने पेड अभी नहीं किए, पेड करने बाकी रह गए। तो हमारे कैश में कितने उसने एक्सपेंसेस किए हैं, 2,70,000 में से 80,000 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैश में कितने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, 1,90,000। तो 2,70,000 में से 80 माइनस करके 1,90,000। फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 2018-19 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस से आपको इसका अकाउंटिंग में कितनी इनकम हुई है, कैश बेसिस के बेसिस पे कि इसके अशोक की इनकम कितनी है 2018-19 की। तो रिवेन्यू कैश वाला लेंगे 3,90,000, क्रेडिट वाला नहीं लेते हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे इनकम में से उसके एक्सपेंसेस यदि माइनस कर देंगे, यानी 2,70,000 में से 80 माइनस करके 1,90,000 यदि हम माइनस कर देंगे तो हमें उसकी इस साल की इनकम पता चल जाएगी, 2 लाख रुपीज़ जो है इसकी इनकम होगी। ये था हमारा कौन सा सिस्टम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आता है इसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्नड और एक्योर्ड। इसमें कौन सी इनकम आपकी रिकॉर्ड होती है, जो हमने अर्न कर ली हो वो भी, और जो हमारी अभी रिसीव ना हुई हो वो भी। यानी कि यदि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें तो 3,90,000 हमारी जो इनकम कैश वाली थी वो, और जो क्रेडिट वाली है यानी हमने इसकी सेल्स की है और लेकिन हमें इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन रिसीव तो होगा, ये है इसी साल की। तो 3,90,000 और 1,60,000 दोनों ही इसमें हमारा एक्यूरल बेसिस में क्या होगी, काउंटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। क्रेडिट सेल्स जो है हमारी चाहे रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, हमारी इसमें काउंटेड होगी। सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज़ बीन इनक्योर्ड बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, इसी तरीके से कोई एक्सपेंस है जो हमारा इस साल का एक्सपेंस है और अभी हमने उसका अमाउंट पेड नहीं किया है और हमें करना है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 हैज़ नॉट बीन पेड। हमने मार्च मंथ का जो है रेंट अभी पेड नहीं किया है, लेकिन वो है क्योंकि इसी साल का। हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जितने भी रिवेन्यू, जितने भी हमारी इनकम्स होंगी या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अंदर हमारे इंक्लूड होंगे, चाहे वो हमने पेड किए हो नहीं किए हो, हमें इनकम रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो। इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज इट हैज़ बिकम ड्यू। वो हमारी रिकॉर्ड होगी क्योंकि वो हमारे ऊपर ड्यू हो चुकी है। Accrual basis of accounting is based on the concept of realization and expiration and follows 2 basis accounting principles, revenue recognition principle and matching principle। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा revenue recognition principle और matching principle को ये फॉलो करता है। Thus under the accrual basis of accounting आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। अभी हमने पीछे कैश बेसिस में क्या पढ़ा था कि ये चीज़ें हम जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग में एडजस्ट नहीं करते, लेकिन एक्यूरल बेसिस में ये सारी चीज़ें हमारी एडजस्ट होंगी। सिमिलरली एक्यूर्ड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर रिकॉग्नाइज फॉर एसर्टेनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो सही
प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए इन सब चीज़ों का हमें इसके अंदर इंक्लूड करना होगा. It may be noted that the Company Act 2013 requires company to follow accrual basis of accounting in maintaining the books of accounts. मोस्टली जो है हमारा कंपनीज में कौन सा रूल फॉलो होता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर हमारा ये वाला रूल आता है. अब इसके एडवांटेज देखिए. तो सबसे पहला एडवांटेज, इससे हमारी फेयर वैल्यू पता चलती है. फेयर प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलता है. It is more scientific compared to cash basis of accounting and hence is preferred by the accountants. ये अकाउंटेंट्स के थ्रू ये वाले रूल को ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है कैश बेसिस के मुकाबले. दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शो अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एज इट टेक्स into account the effect of all transaction relating to a period as well as judgments like outstanding expense, prepaid expense, secured income and income received in advance. इससे हमें अकाउंटिंग की कंप्लीट पिक्चर पता चलती है. फाइनेंशियल पोजीशन भी क्लियर पता चलती है. दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. इससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है. इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इससे हमें ट्रू जो है फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस ईयर जो है इंक्लूड करते हैं. अब इसके डिसएडवांटेज देखिए. तो ये कैश बेसिस के मुकाबले जो है एक डिफ़िकल्ट मेथड है. तो दिस सिस्टम इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू एलबरेट एंड अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे कि कैश बेसिस में एकदम से हमारा क्विकली हम कोई भी जजमेंट ले सकते थे या कंक्लूजन निकाल सकते थे, लेकिन इसमें एक्यूरल बेसिस में क्विक जजमेंट या क्विक कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते. इलस्ट्रेशन देखिए. जो फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन था अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसी को एक्यूरल बेसिस पे यदि हम करें तो क्या होगा? वहाँ हमने टोटल इनकम, टोटल सेल्स कितनी ली थी? 3,90,000 केवल कैश बेसिस वाली. और यहाँ हम दोनों को ऐड करके लेंगे 5,50,000. इसी तरीके से टोटल एक्सपेंसेस ईयर के, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, दोनों ही लेंगे. इट मीन्स 2,70,000. तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, तो इस साल इनकम हमारी कितनी हो गई? नेट इनकम 2,80,000. क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो वही सब चीज़ है. नेचर आपका एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होती हैं और कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजेक्शन. इसके अंदर एक्यूरल बेसिस में हमारा प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्योर्ड इनकम इंक्लूड होती हैं, जबकि कैश बेसिस में नहीं होती हैं. इससे प्रॉफिट और लॉस हमारा जो है करेक्ट निकल के आता है एक्यूरल बेसिस से, और इससे ट्रू और फेयर नहीं निकल के आता. इसके लिए हमें क्या कहते हैं, नॉलेजेबल पर्सन की कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती कैश बेसिस के लिए, लेकिन इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. एक्यूरल बेसिस हमारा हर जगह एक्सेप्टेबल है, जबकि कैश बेसिस सारी ही कंपनीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है. ये मोर रिलायबल है, जबकि ये लेस रिलायबल है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक यू.